वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश किया जाता है टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेशन। सो कोऑपरेशन के जो भी बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स लेने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है या वॉलेंटरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स वॉलेंटरीली पार्टिसिपेट होते हैं, ऐच्छिक तरह से पार्टिसिपेट होते हैं, कोई कंपल्शन नहीं होता। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, वॉलेंटरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक इन द सेंस, देखिए, जो भी मैनेजिंग कमिटी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस मैनेज करती है ना, डे टू डे एक्टिविटीज जो मैनेज किए जाते हैं वो मैनेज किए जाते हैं मैनेजिंग कमिटी के द्वारा। और ये जो मैनेजिंग कमिटी है इसके जो मेंबर्स है ये मेंबर्स इलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट, यानी हर एक पर्सन को एक वोट देने का राइट होता है। अभी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है, जिस पर्सन के पास ज्यादा शेयर्स है उसके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं, ज्यादा वोटिंग पावर्स होते हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर पर्सन को एक वोट कास्ट करने का राइट दिया है। इसका इंपैक्ट ये होता है कि अगर किसी पर्सन के पास बहुत सारे शेयर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिसीजंस मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिर्फ एक ही वोट देने का राइट है। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर्स है, हम कहते यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, हम कह सकते हैं। Then primary objective or main objective of cooperative society is to give services to its members and not to earn profit. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म की जाती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सिटी एरिया में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, यानी अपार्टमेंट होता है। मान लीजिए एक अपार्टमेंट है जिसमें 100 रेसिडेंशियल हाउसेस है, तो 100 रेसिडेंशियल हाउसेस के जो मेंबर्स है वो मेंबर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं कि जो भी सोसाइटी या जो भी अपार्टमेंट रिलेटेड कॉमन इश्यूज है, कॉमन प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पज क्या है, टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड जो फर्स्ट लॉ बना था इंडिया में वो लॉ था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। सो 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट बना था, यही फर्स्ट लॉ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड इंडिया में। बट ये जो लॉ था ये सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए था, ठीक है। तो जो अदर टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसके बाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये बहुत सारे टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो उनके लिए कोई लॉ नहीं था 1904 तक, क्योंकि फर्स्ट लॉ बना था वो क्रेडिट सोसाइटीज के लिए था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1912 में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया गया जिसे कहा गया सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो ये सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था जो सारी मतलब सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मतलब सारे टाइप्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, लाइक कंज्यूमर है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल था। तो इसलिए इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कहते हैं। ये कब एक्ट इनएक्ट हुआ था, ये हुआ था 1912 में, 1912 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखिए ये 1912 में तो ये ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हुए, तो हर स्टेट्स ने अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बनाया। कुछ स्टेट ने यही सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट फॉलो किया, बट कुछ स्टेट्स है इंडिया में जिन्होंने अपना खुद का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बनाया टू रेगुलेट एंड फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट्स। तो महाराष्ट्र के केस में
हमारा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट सेपरेट है, वो आगे जाके हम देखेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी करना है, और रजिस्ट्रेशन इज डन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उनके पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और जैसे कि मैंने कहा महाराष्ट्र के केस में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है। तो ये जो 2-3 एक्ट है ये आपको मेमोराइज करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में इस पे 100% क्वेश्चन आते हैं, और इवन शॉर्ट नोट में भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। देन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दैट ईच कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट हैव इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म होती है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में अलग अलग पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है। तो इसीलिए हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खुद के ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, एंड उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं बायलॉज। ओके, जो भी रूल्स फॉर्म किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा उसे हम बायलॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड। ये आपको फाइनल अकाउंट का जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें ये बहुत यूजफुल होने वाली है। और आगे जाके हम इसी सेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फाइनल अकाउंट किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बहुत सारे टाइप्स है, हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ पे पॉइंट वही कहता है कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लाइक कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसके बाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, और हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अलग अलग पर्पस है एस्टेब्लिशमेंट का, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंबर्स को सर्विस देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल 65 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल, द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रजिस्टर्स आर टू बी मेंटेन। तो कौन से बुक्स ऑन मेंटेन करने होते हैं? फर्स्ट है कैश बुक, जनरल लेजर, स्टॉक रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर, देन रजिस्टर ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस एंड देयर रेक्टिफिकेशन, देन अदर बुक्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो बुक्स है ये मेंटेन करने होते हैं। तो हमारा देखिए मेन पर्पस क्या है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फाइनल अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना है उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देखना है। और देखिए फाइनल अकाउंट जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट है, उसके मेन 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ओके, उसको अलग अलग नाम से या अलग अलग टाइटल है, बट हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि फाइनल अकाउंट में मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 2 मेन चीजें होती है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाइनल अकाउंट है ये हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही प्रिपेयर करने होते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म देख रहे हैं, फॉर्मेट देख रहे हैं, ये फॉर्म एन है। तो फॉर्म एन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसमें ही हमें ये फॉर्मेट्स दिए हैं। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मेट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, और सेकंड फॉर्मेट ऑब्वियसली बैलेंस शीट का। इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह डेबिट साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स एंड गेन्स रिकॉर्ड होंगे। तो डेबिट साइड में देखिए एक्सपेंडिचर्स में क्या है, इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट को कैसे लिखना है, पेड एंड पेएबल, इस फॉर्मेट में लिखना है। देन उसके बाद है बैंक चार्जेस, देन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ, contribution to staff provident funds, then salary and allowances of managing directors, then attendance fees and traveling expenses of directors, traveling expenses of staff, rent, rates and taxes। तो ये जो पॉइंट्स दिए हैं हमें इसी सीक्वेंस में जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करने, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। ओके, तो इसीलिए आपको एक बार ये जो फॉर्मेट है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मेमोराइज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 9th नंबर पे पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेस है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। उसके बाद ऑडिट फीस है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। उसके बाद लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अदर आइटम्स। ये सारे पॉइंट्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट साइड पे 16 टाइटल है, और जो 17 नंबर का टाइटल है वो नेट प्रॉफिट का है। अगर नेट लॉस आए तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आएगा। तो बेसिकली 16 पॉइंट्स
डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने। उसके बाद क्रेडिट साइड पे देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेम इसमें पेड एंड पेएबल ऐसे लिखना है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, कमीशन, देन मिसलेनियस इनकम में शेयर ट्रांसफर फीस है, रेंट है, रिबेट इन इंटरेस्ट, सेल ऑफ फॉर्म्स, अदर आइटम्स, जो भी अदर इनकम रहेगा ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, तो इस तरह से इनकम में हमें मेनली ये 5 पॉइंट्स है, ये 5 कैटेगरीज में इनकम और गेन्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लासिफाई किए गए। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत लेंदी फॉर्मेट है, जिसमें हमें जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है ना वो टाइटल के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो टाइटल के अकॉर्डिंग मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए टाइटल के अकॉर्डिंग मतलब कि अभी पहले शेयर कैपिटल लिखा है, टाइटल नंबर 1 शेयर कैपिटल है। उसके बाद सेकंड है रिजर्व फंड एंड अदर फंड है। उसके बाद थर्ड देखिए स्टाफ प्रोविडेंट फंड है। उसके बाद फोर्थ सिक्योर्ड लोन है, फिफ्थ अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्स में डिपॉजिट्स है। तो ये जो है ना ये टाइटल्स हमें मेमोराइज करने हैं और इसी सीक्वेंस में हमें बैलेंस शीट में लिखने हैं। ठीक है, तो ये लायबिलिटीज के हो गए 4-5 पॉइंट। उसके बाद असेट साइड में देखिए सिमिलर है, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस में कुछ सब पॉइंट्स है, ये कैश एंड बैंक बैलेंस फर्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेकंड पॉइंट है, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो ऐसे 11 पॉइंट है, लायबिलिटी साइड में 11 एंड असेट साइड में 11। देखिए लायबिलिटीज में 11 नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और असेट साइड में करंट लॉसेस। ठीक है, तो बैलेंस शीट का जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमें ऐसे ही मेमोराइज करने हैं, टाइटल्स जो है ये टाइटल्स मेमोराइज करने। ठीक है, अभी इसके लिए ट्रिक क्या यूज करना है, तो ट्रिक में देखिए लायबिलिटीज जो 11 टाइटल्स है उनको आज आप एक बार लर्न कर दीजिए। उसके बाद असेट्स है उनको बाद में लर्न करना। तो देखिए लायबिलिटीज में फर्स्ट शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल को क्लासिफाई करना है, ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑथराइज कैपिटल अलग से लिखना है, उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल अलग लिखना है। उसके बाद रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स है, तो इसमें देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड है एट 25%, देन बिल्डिंग फंड, स्पेशल डेवलपमेंट फंड, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स रिजर्व, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, बोनस इक्वलाइजेशन फंड, रिजर्व फॉर ओवरड्यू। इस तरह से ये सब पॉइंट्स में। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी फंड में देखिए एट 25%। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रॉफिट होता है ना हर साल, उसमें से 25% उसको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। तो हर साल अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेट है। एक बार आप देख लीजिए, इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं कैसे पॉइंट्स हैं, और ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आपको ये लर्न करने में आसानी हो जाए। तो उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है स्टाफ प्रोविडेंट फंड, उसमें कुछ सब पॉइंट नहीं है। देन सिक्योर्ड लोन में डिबेंचर्स है, लोन, ओवरड्राफ्ट्स एंड कैश क्रेडिट, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, अदर सिक्योर्ड, देन अनसिक्योर्ड लोन्स। ओके, उसके बाद डिपॉजिट्स, डिपॉजिट में देखिए फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट। अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद अनपेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो फाइनल अकाउंट है ये हमें प्रिपेयर करने हैं। इसको आप पॉज करके ये फॉर्मेट देख सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि अलग से इस ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट लर्न करने के लिए इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।